हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट वी मेक फ्यूचर। आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीन पाइगेट की जो थ्योरी हमने शुरू कर रखी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसकी लास्ट स्टेज जो हमारे पास होने वाली है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर, संज्ञान के लेवल पर, वो इस उम्र में आके कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं जिनके अंदर बढ़ जाती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्व आउट कर पाते हैं, ये सब चीजें देखेंगे आज हम इसमें। लास्ट वीडियो का अगर हम क्विक रिवीजन करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो उसके अंदर बच्चों को कोई प्रॉब्लम दी जाती थी, लेकिन उनको जो भी प्रॉब्लम दी जाती थी वो उनके आंखों के सामने होती थी। कोई भी ऑब्जेक्ट होता था आंखों के सामने होता था, जिसको देखकर वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर रहे थे। यहाँ पर बच्चों के सामने कोई चीज नहीं होगी, सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको लेट करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, एक गैस करनी पड़ेगी कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन भी हो सकता है। तो देखते हैं अपनी इस स्टेज में क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो जीन पाइगेट ने इसकी एज दी है, इस स्टेज में किस एज के बच्चे आते हैं, तो वो हमारे पास बच्चे आते हैं 11 से शुरू होकर 11 या किसी किसी बुक में आपको 12 इयर्स भी मिलेगा, यहाँ से लेकर एडोलोसेंस तक मिलेगा। एडोलोसेंस तक ये एज है इनकी, 11 से 12। तो जब पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पाइगेट की थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है यहाँ पर कि पाइगेट की थ्योरी की लास्ट स्टेज क्या होती है। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या कई बार होता है कि फोर्थ स्टेज क्या है, तो फोर्थ स्टेज भी हमारे पास होगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पर बच्चों का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, यहाँ पर अगर हम की पॉइंट देखें इस थ्योरी के नहीं सॉरी स्टेज के की पॉइंट्स अगर यहाँ पर हम देखें, तो सबसे पहले यहाँ पर लास्ट में हमने देखा था कि कंक्रीट वहां पर थी हमारे पास। यहाँ पर चीजें एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर आ जाएंगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बच्चों की एज भी यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। 11-12 साल के बच्चे, आप बच्चों की एज से भी एक बार पता लगा सकते हैं कि 11-12 साल के बच्चे क्या होता है, उनके अंदर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, सब कुछ ये बहुत अच्छे लेवल पर हो जाती है। एडोलेसेंस में एक फिजिकली स्प्राउट ग्रोथ होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि फिजिकल लेवल पर एकदम से स्प्राउट ग्रोथ कहाँ पर होती है, तो स्प्राउट लाइक ग्रोथ यहीं पर होती है एडोलेसेंस में। ये इस थ्योरी से रिलेटेड नहीं है वैसे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर होता है जब बच्चों को प्रॉब्लम दे दी जाती है, कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसका सोल्यूशन करने के लिए बोला जाता है, तो बच्चों को बोला जाता है कि आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो जो आंखों के सामने नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, वहां पर लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं, कोई गैस लगाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है। लास्ट में जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन, तो यहाँ पर वो डिसेंट्रेशन वाली कॉन्सेप्ट है वो लागू होगी। डिसेंट्रेशन यानी कि एक प्रॉब्लम को बहुत बहुत सारे पर्सपेक्टिव से सोल्व आउट करना। यहाँ पर जीन पाइगेट ने एक किया था एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया था थर्ड आई का। थर्ड आई एक्सपेरिमेंट किया था जीन पाइगेट ने। उन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे ले लिए थे और उन सारे ही बच्चों को प्रॉब्लम एक ही दी थी। यहाँ पर उन्होंने लिए थे प्री चाइल्डहुड के बच्चे, यहाँ पर उन्होंने लिए थे मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे, और यहाँ पर थे पोस्ट चाइल्डहुड। ओके, यहाँ पर ये बच्चे आएंगे 11 से 12 वाले, 4 to 7 वाले। यहाँ पर इन बच्चों को प्रॉब्लम दी। पाइगेट ने बोला इन बच्चों को कि अगर आपको एक थर्ड आई दे दी जाए, अगर आपको एक तीसरी आंख दे दी जाए, तो आप उसका क्या करोगे, कैसे यूज करोगे। तो यहाँ पर प्री चाइल्डहुड के बच्चे थे, इनकी समझ में ये प्रॉब्लम आई ही नहीं कि तीसरी आंख दे दोगे तो क्या करेंगे, तीसरी आंख का क्यों दे दोगे, इस टाइप के क्वेश्चन इनके थे। इन बच्चों की समझ में ये प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे थे, उनको ये प्रॉब्लम समझ तो आई कि तीसरी आंख दे दोगे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए कि हम उस आंख को कहाँ पे लगाएंगे। ये जो बच्चे थे इनकी समझ में तो प्रॉब्लम आई, लेकिन इनका आंसर नहीं आया। ये जो बच्चे थे पोस्ट चाइल्डहुड के बच्चे थे, इन्होंने क्या किया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया, आंसर भी दिया, बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया, लॉजिक लगा के दिया। इनके अंदर से बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने बोला कि हम जो ये आई है इसको अपने यहाँ सर के पीछे लगाएंगे। तो पाइगेट ने पूछा कि आप सर के पीछे क्यों लगाओगे, तो इन्होंने बोला सर के पीछे इसलिए लगाएंगे कि हम पीछे की चीजों को भी देख सकें। इस एज के बच्चों ने, कुछ बच्चों ने बोला कि हम इस थर्ड आई को अपने हाथ में लगाएंगे। तो पाइगेट ने पूछा कि क्यों, तो बच्चों ने एक लॉजिकली आंसर दिया कि ताकि हम हाथ को घुमाएं तो कॉर्नर्स की चीजों को हम अच्छे से देख पाएं।
यानी कि इस एज के जो बच्चे हैं वो लॉजिक्स लगा लेते हैं, लॉजिक के साथ अच्छे से आंसर दे देते हैं। ये था थर्ड आई एक्सपेरिमेंट पाइगेट का। इसके बाद हमारे पास की पॉइंट्स में आ जाता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग इसके अंदर क्या होता है? हाइपोथेटिको, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया है हाइपोथेटिको यानी कि हाइपोथेसिस। जब आप बड़े हो जाओगे, आप एमफिल पीएचडी करोगे, हायर एजुकेशन में जाओगे, जब आप रिसर्च करोगे तो वहां पर आपको थीसिस या डिसर्टेशन अपना देना होगा। तो वो थीसिस या डिसर्टेशन शुरू कहाँ से होता है? वो एक प्रॉब्लम से शुरू होता है। बस उसी प्रॉब्लम का आपको उस थीसिस के अंदर सॉल्यूशन देना होता है। ये होती है थीसिस में हाइपोथेटिको, यानी कि आप एक हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम मिल गई है लेकिन आप एक हाइपोथेसिस ले रहे हैं, एक गैस ले रहे हैं, एक अजम्पशन ले रहे हैं कि इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। हाइपोथेटिको मीन्स कि आप अज्यूम कर रहे हो, चीजों को गैस कर रहे हो। डिडक्टिव रीजनिंग, ये हमने कंस्ट्रक्टिविज्म में एक बार पीछे आप जाके देखना वीडियो में कंस्ट्रक्टिविज्म की, वहां पर भी डिस्कस किया हुआ है। डिडक्टिव और इंडक्टिव ये दो तरह की रीजनिंग होती है, ये दो तरह के मेथड होते हैं हमारे पास। इंडक्टिव जो होता है, इंडक्टिव जो होता है वो हम सब में होता है, बचपन से होता है, चाइल्डहुड से होता है। इंडक्टिव मेथड हम यूज करते हैं जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जब प्राइमरी के लेवल पर हम पढ़ाते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं। लेकिन ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं या फिर इस एज के बच्चों को 11 से 12 साल से एडोलेसेंस के बच्चों को हम पढ़ाते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों ही मेथड से, क्योंकि इंडक्टिव तो हमारे पास शुरू से होती है और डिडक्टिव हमें यहाँ पर पढ़ानी होती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास हो जाता है कि हम चीजों को, प्रॉब्लम्स को अज्यूम करके उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों के अंदर इमेजिनेशन जो होता है, इमेजिनेशन बढ़ जाता है, इमेजिनेशन बढ़ जाता है बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है वो हाई लेवल पर चली जाती है। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन डेवलप हो जाती हैं, अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। बच्चे किसी भी चीज को क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं, इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है प्रीपोजिशनल। प्रीपोजिशनल यूज कर पाते हैं यहाँ पर चीजों का। यहाँ पर बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो प्रीपोजिशनल लेवल पर होती है। प्रीपोजिशनल थिंकिंग में क्या होता है? प्रीपोजिशनल थिंकिंग में बच्चे किसी भी चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक मैनर में करके उस चीजों का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो आता है सूडो स्टुपिडिटी। सूडो स्टुपिडिटी इसके अंदर क्या होता है? अर्धमूर्खता, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे दी, उसके बाद बच्चे करने लगे उसका सॉल्यूशन करते करते बच्चे का ये सॉल्यूशन तो था बहुत ही लो लेवल पर, लेकिन बच्चे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते 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 पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए और खुद ही उसके अंदर कंफ्यूज हो गए। फिर टीचर ने बच्चे को बताया कि आप इसके सॉल्यूशन के लिए इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन तो यहीं पर है। तो बच्चे ने सोचा अच्छा इसका सॉल्यूशन तो ये था और मैं देखो पागल कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। तो ये जो चीज होती है कि किसी भी चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वो होता तो लो लेवल पर है, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो अपने आप ही आंसर के अंदर उलझ जाते हैं। ये होता है सूडो स्टुपिडिटी। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है एडोलेसेंस इगोसेंट्रिसिज्म। एडोलेसेंस इगोसेंट्रिसिज्म एडोलेसेंस इगोसेंट्रिसिज्म में क्या आता है? देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज निकल कर आई है, आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे। एक हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आए थे डेविड एल्काइंड। डेविड एल्काइंड ने क्या किया था? इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी थी, एडोलेसेंस डेवलपमेंट की थ्योरी थी इनकी, जहां पर इन्होंने एक टर्म दिया था। इन्होंने जो टर्म दिया था वो था इमेजिनरी ऑडियंस। यहां से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस। और यहाँ पर ये
एडोलेसेंस इगोसेंट्रिसिज्म, ये चीजें सेम है। देखना अब यहाँ पर जीन पाइगेट ने बताया कि इस एज के बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद को सेंटर ऑफ द स्टेज बताते हैं, मानते हैं कि बस ये सारी दुनिया है ना, इसमें एक स्टेज है जिसका सेंटर हम ही है, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, हम खा रहे हैं तो सब लोग हमें देख रहे हैं, बन ठन के बाहर निकल रहे हैं तो सब लोग रोड पे हमें ही देख रहे हैं, यानी कि बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है। लेकिन ये वाला इगोसेंट्रिसिज्म है, ये जो हमने प्री चाइल्डहुड में पढ़ा था इगोसेंट्रिसिज्म, उससे अलग है। वहां पर क्या था, वहां पर छोटा बच्चा होता है, वो किसी भी चीज को सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से देखता है, अपने ही पर्सपेक्टिव से देखता है कि मुझे मेरे लिए सही है तो सबके लिए सही है। यहाँ पर जो बच्चा है, इस एज का बच्चा क्या करता है, उसकी समझ में आ रही है चीजें, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहा है, फिर भी वो यहाँ पर अहम केंद्रित है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, बस मैं खा रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ, मेरे अच्छे कपड़े हैं इसलिए ये है वो है। यहीं से निकल कर आई है डेविड अल्काइन की इमेजिनरी ऑडियंस टर्म निकल कर आई है, और ये पेपर में आ भी जाता है कि इमेजिनरी ऑडियंस डेविड अल्काइन की जो है वो किसकी थ्योरी से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा जीन पाइगेट की थ्योरी है, जिसकी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वहां से ये टर्म निकल कर आया है। यहाँ पर बच्चों में क्या होता है, नंबर्स एंड वेरिएबल्स, नंबर्स एंड वेरिएबल्स इनकी समझ आ जाती है। बच्चे यहाँ पर इसको अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। नंबर्स में हमारे पास जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, 1 2 3 ले लो, यहाँ पर वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी कुछ भी ले ले, तो वेरिएबल्स वो होते हैं जो वेरी करते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टेंट नहीं है वही वेरिएबल है। एक्स जैसे हम जब 5th 6th स्टैंडर्ड में होते हैं तो सबसे पहले अब बच्चे सीखते हैं इस चीज़ों को, लेट दिस इज इक्वल टू एक्स। हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आता किसी सम का, तो हम ऐसे करते हैं लेट दिस इज इक्वल टू एक्स, और लास्ट में वो सोल्यूशन करते करते हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है, तो वो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो यहीं पर वेरिएबल्स को लेते हैं हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और इस एज के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे से वेरिएबल्स का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर लेते हैं। ये था वेरिएबल्स एंड नंबर्स की उनके अंदर समझ आ जाती है अच्छे से, वो आपस में इंटरलिंक करके कॉम्बिनेशन उनका बना के अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर लेते हैं। बच्चों के अंदर यहाँ पर ट्रांसिविटी यहाँ पर आ जाती है। देखो अब ये ट्रांसिविटी क्या होती है बच्चों के अंदर, कि आप बच्चों को बोलते हो, ट्रांसिविटी में क्या होता है, यहाँ पर बच्चों को अगर आप बताओगे कि a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, c इज इक्वल टू क्या होगा, तो c इज इक्वल टू बच्चे b भी बता सकते हैं और यहाँ पर बच्चे a भी बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सब इक्वल है, तो a c के बराबर है, c b के बराबर है। ये सब था आज की अपनी इस थ्योरी में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जीन पाइगेट की लास्ट स्टेज थी, ये सारे इसके की पॉइंट्स थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।